हेलो एवरीवन। कल हमने फ़ोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में एक बेसिक आइडिया लिया था कि ये स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, कितनी तरह की होती है। आज हम देखते हैं कि इस टेक्निक को हम किस तरह से और कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, यानी इसकी एप्लीकेशंस। तो फ़ोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरह से एनालिसिस में, दोनों तरह की एनालिसिस में हम काम में ले सकते हैं। पहले लेते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब होता है कि हमको कोई अननोन मिक्सचर दिया गया है और हमको आइडेंटिफाई करना है कि उस मिक्सचर में कौन कौन से कंपोनेंट हैं। उनकी मात्रा नहीं, उनका स्ट्रक्चर नहीं, केवल उन कौन कंपोनेंट जो है उनको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कंपाउंड, कौन कौन से कंपाउंड्स इसमें प्रेजेंट हैं। तो इसको देखने के लिए हम जो स्पेक्ट्रम लेते हैं, इसका स्पेक्ट्रम वो होता है लो रेजोल्यूशन का। लो रेजोल्यूशन मतलब हमको बहुत शार्प पीक्स नहीं चाहिए, वो वहाँ चाहिए होती हैं जहाँ हमको इंटेंसिटी से मतलब होता है। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में हमको केवल पोजीशन देखनी है सिग्नल्स की, इसलिए बहुत हाई रेजोल्यूशन, बहुत कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। तो लो रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रम हम लेते हैं और ये स्पेक्ट्रम जो है ये वाइड स्कैन होना चाहिए। यानी हमें क्योंकि नहीं मालूम है कि कौन से एलिमेंट्स या कौन से कंपाउंड प्रेजेंट हैं इसमें, तो इसलिए हमें ये भी नहीं मालूम है कि हमें कितनी वेवलेंथ या कितनी एनर्जी वाली रेडिएशंस देनी पड़ेंगी। तो एक वाइड स्कैन हम लेते हैं जहाँ पर हम एक काफ़ी बड़ा रेंज लेते हैं, कम एनर्जी से लेकर ज़्यादा एनर्जी वाली रेडिएशंस का, ताकि जो कंपाउंड है, जो मिक्सचर है, वो अलग अलग पोजीशंस पर एब्जॉर्ब कर सके, सिग्नल्स दे सके। और इस तरह के स्पेक्ट्रम को कहते हैं सर्वे स्पेक्ट्रम, क्योंकि हम सर्वे कर रहे हैं कि किस किस रेंज में, किस किस एनर्जी पर हमें सिग्नल मिल रहे हैं। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस हम कैसे कर पाते हैं इस टेक्निक से, क्योंकि हमने एस्का स्पेक्ट्रम जो कल हमने क्लासिफिकेशन की थी वहाँ बताया था कि एक्सरे, XPES या एस्का, इसमें हम यूज़ करते हैं एक्सरेज जो कि प्रोड्यूस होती हैं या तो मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम से। तो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम से जो रेडिएशंस हमको मिलती हैं, जो एनर्जी हमको मिलती है रेडिएशंस की, उसमें लगभग सभी एलिमेंट्स सिवाय हाइड्रोजन और हीलियम के वो अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स निकाल देते हैं। इतनी एनर्जी से लगभग 1500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास ये एनर्जी होती है। मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम जब हम यूज़ करते हैं तो इस एनर्जी पर लगभग हर एलिमेंट में कोई ना कोई कोर इलेक्ट्रॉन ऐसा होता है जिसकी बाइंडिंग एनर्जी इससे कम होती है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इजेक्ट कर देते हैं, एमिट कर देते हैं। सर्वे स्पेक्ट्रम में हम कवर करते हैं काइनेटिक एनर्जी रेंज 250 से 1500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और क्योंकि रेडिएशंस की एनर्जी लगभग 1500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसलिए इस काइनेटिक एनर्जी की जो एनर्जी है उसके कॉरस्पॉन्डिंग बाइंडिंग एनर्जी जो आ जाएगी वो होगी 0 से 1250 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि हमको पता है कि H न्यू जो है वो बाइंडिंग एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होता है। तो जब बाइंडिंग एनर्जी 0 होगी तो काइनेटिक एनर्जी 1500 होगी, और जब बाइंडिंग एनर्जी 1250 होगी तो काइनेटिक एनर्जी 250 होगी, यानी टोटल जो है वो 1500 रहेगा काइनेटिक एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी का। तो हर एलिमेंट में कोई ना कोई एनर्जी लेवल ऐसा ज़रूर होता है जो इस रीजन में हमें सिग्नल्स देगा। अब होता क्या है कि एटम्स जो हैं उनकी तो एक फिक्स एनर्जी होती है, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन का हमने यहाँ लिया है, तो उनकी 1s एनर्जी जो है वो यहाँ दी हुई है, सबकी अलग अलग है। एटॉमिक नंबर के हिसाब से
ये बढ़ती है। अब अच्छी बात ये है कि जब कंपाउंड बनाता है एलिमेंट, तो कंपाउंड फॉर्मेशन के दौरान वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही अफेक्ट होते हैं। अंदर के जो इलेक्ट्रॉन हैं जो एस्का में एमिट होते हैं, उनकी एनर्जी बॉन्डिंग से ज़्यादा अफेक्ट नहीं होती है। तो क्योंकि एस्का में हमको वी आर कंसर्न्ड अबाउट इनर इलेक्ट्रॉन्स, इनर ऑर्बिटल्स, तो क्योंकि कंपाउंड फॉर्मेशन के दौरान उनकी एनर्जी चेंज नहीं होती है, इसलिए हम उनकी एनर्जीज़ को एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के काम में ले सकते हैं। जैसे यहाँ दिखाया है, कार्बन की जो 1s एनर्जी है वो 280, और जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, ये 1s एनर्जी जो है वो भी बढ़ रही है। तो क्योंकि बॉन्डिंग से इन एनर्जीज़ पर फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए हम किसी सैंपल में इन एनर्जीज़ की पर जो सिग्नल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके इन एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सिग्नल हमारे पास सपोज़ 535 पर आ रहा है, तो हम इमिडिएटली बता सकते हैं कि ये ऑक्सीजन का सिग्नल है। तो इस तरह से एलिमेंट्स की आइडेंटिफिकेशन उनकी बाइंडिंग एनर्जी से ईज़िली हो जाती है। ये होती है क्वालिटेटिव एनालिसिस। दूसरी तरह की जो एप्लीकेशन है पीईएस की, वो है स्ट्रक्चरल एनालिसिस में। इसका नाम ही एस का इसलिए है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी फॉर केमिकल एनालिसिस, ये एनालिसिस कर सकती है क्वालिटेटिव भी और स्ट्रक्चरल भी। स्ट्रक्चरल एनालिसिस के लिए हम पहली बात तो ये कि हमने जैसे अभी कहा कि इनर इलेक्ट्रॉन्स की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो बॉन्डिंग से अफेक्ट नहीं होती है, सही बात, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत चेंज एटम्स का इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट क्या है उस मॉलिक्यूल में, उस पर डिपेंड करता है। उसके हिसाब से थोड़ा चेंज उसमें आता है, और ये जो चेंज आता है ये हमारे लिए इसलिए यूज़फुल है कि इसी चेंज को यूज़ करके हम केमिकल स्ट्रक्चर जो है उसका डिटर्मिनेशन या केमिकल बॉन्ड की जो नेचर है उसका डिटर्मिनेशन हम कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम दो कंपाउंड लेते हैं, एक मीथेन CH4 और दूसरा मिथाइल फ्लोराइड CH3F, जिसमें मीथेन के एक हाइड्रोजन को फ्लोरीन से रिप्लेस कर दिया गया है। अब कार्बन 1s एनर्जी मीथेन की है 290.8 और मिथाइल फ्लोराइड की है 293.6। थोड़ा सा अंतर है, मिथाइल फ्लोराइड की कार्बन 1s एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा है। तो क्यों ज़्यादा है? क्योंकि मिथाइल फ्लोराइड में एक फ्लोरीन है, और वो फ्लोरीन क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो कार्बन के आसपास की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा, अपनी ओर खींचता है इलेक्ट्रॉन्स को, इसलिए कार्बन न्यूक्लियस के पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। तो कार्बन पर जो न्यूक्लियर चार्ज है वो तो उतना ही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई तो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ जाएगा, यानी न्यूक्लियस का पुल जो है इलेक्ट्रॉन्स के लिए वो बढ़ जाएगा, वो ज़्यादा फोर्स से खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स को। तो होगा क्या कि जो कोर कार्बन इलेक्ट्रॉन है वो क्योंकि ज़्यादा न्यूक्लियर फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इसलिए उनको एटम से निकालना ज़्यादा मुश्किल होगा, ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी उसके लिए। कहने का मतलब उसकी बाइंडिंग एनर्जी जो है वो थोड़ी बढ़ जाएगी। तो इसीलिए जो मिथाइल फ्लोराइड है उसकी 1s एनर्जी जो है वो मीथेन से ज़्यादा है। तो इसी तरह से जहाँ जहाँ एटम जो है वो कम शील्डेड होगा वहाँ वहाँ उसकी बाइंडिंग एनर्जी बढ़ जाएगी। ये जो फिनोमेनन है इसे कहते हैं केमिकल शिफ्ट, यानी जो एक ही तरह के एटम हैं, जैसे यहाँ पर हमने लिया कार्बन एटम, लेकिन वो नॉन इक्विवेलेंट हैं बिकॉज ऑफ देयर केमिकल सराउंडिंग्स। तो ये जो नॉन इक्विवेलेंस है उसके कारण बाइंडिंग एनर्जी में जो डिफरेंस आता है ये कहलाता है केमिकल शिफ्ट।
और इस केमिकल शिफ्ट की हेल्प से हम कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है इथाइल ट्राइफ्लोरो एसीटेट का। यहाँ आप देखिए, कार्बन का हम ले रहे हैं स्पेक्ट्रम, तो यहाँ पर इस कंपाउंड में कुल 4 कार्बन हैं और चारों ही अलग अलग केमिकल एनवायरनमेंट में हैं। सबसे राइट साइड वाला जो कार्बन है वो जुड़ा हुआ है 3 हाइड्रोजन और 1 कार्बन से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की और हाइड्रोजन की कंपेरेबल है, तो नॉर्मल पोजीशन में है कार्बन, ना तो इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ है ना कार्बन से दूर है। ये सिग्नल हमको सबसे राइट साइड में मिल रहा है। तो जैसे जैसे हम राइट साइड में जा रहे हैं वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है और ऑब्वियसली उसी ऑर्डर में बाइंडिंग एनर्जी कम हो रही है एक्स एक्सिस पर। आप देखिए, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी का टोटल हर पॉइंट पर बराबर होगा, जो कि h न्यू के बराबर होगा। तो सबसे लास्ट वाला, सबसे राइट साइड वाला जो कार्बन, जो कि 3 हाइड्रोजन और 1 कार्बन से जुड़ा है, वो सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी पर सिग्नल दे रहा है, यानी इसकी बाइंडिंग एनर्जी सबसे कम है। थोड़ा सा लेफ्ट में आए तो कार्बन जो है, दूसरा कार्बन जो कि 2 हाइड्रोजन, 1 कार्बन और 1 ऑक्सीजन से जुड़ा है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है ज़्यादा कार्बन और हाइड्रोजन के कंपैरिजन में, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा अपनी ओर खींचेगा और कार्बन थोड़ा सा लेस शील्डेड हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी कम हो जाएगी। कम होने के कारण न्यूक्लियर पुल जो है वो इलेक्ट्रॉन्स पर ज़्यादा और बाइंडिंग एनर्जी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि इस कार्बन के लिए जो उसके नीचे सिग्नल है वो उसी कार्बन का है। तो हर इस कंपाउंड में हर कार्बन के नीचे जो सिग्नल दिखाया है वो उसी कार्बन का है जो उसके ऊपर है। तो यहाँ पर जो सिग्नल है उसकी बाइंडिंग एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा है पिछले सिग्नल के कंपैरिजन में, ये थोड़ा लेफ्ट में है। अब हम तीसरा कार्बन देखते हैं, जो कि 1 ऑक्सीजन, 1 डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और 1 कार्बन से जुड़ा है। यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन पर और कम, न्यूक्लियर पुल और ज़्यादा, इसलिए बाइंडिंग एनर्जी और ज़्यादा। तो ये और लेफ़्ट में हमको सिग्नल मिलता है। और सबसे लेफ़्ट में जो है कार्बन, वो 3 फ्लोरीन से और 1 कार्बन से जुड़ा है। 3 फ्लोरीन काफ़ी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जो हैं वो जुड़े हुए हैं, तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पूरे कंपाउंड में सबसे कम होती है और इस कारण इसकी बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज़्यादा सबसे लेफ्ट में है ये सिग्नल, और इसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे कम। तो इस तरह से एक ही कंपाउंड में अलग अलग केमिकल एनवायरनमेंट की वजह से अलग अलग कार्बन अलग अलग बाइंडिंग एनर्जी पर सिग्नल दे रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल बहुत अच्छे से डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि किस तरह से केमिकल एनवायरनमेंट अफेक्ट करता है केमिकल शिफ्ट को। एप्लीकेशंस को हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।